नारकोटिक्स और सिंथेटिक ड्रग्स के मामलों में कार्रवाइयों और धरपकड़ के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई प्रदेश कफ सिरप की दवाइयों के नशे की गिरफ्त में हैं? और तो और उत्तर प्रदेश से होते हुए भी ऐसे कफ सिरप की बड़ी खेपें पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक भी सप्लाई की जाती हैं। जहां देश के कई राज्यों में चलने वाली नारकोटिक्स और सिंथेटिक ड्रग्स की फैक्ट्रियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस अपनी कार्रवाइयों से निशाना बनाती रहती हैं, वहीं बाजार में आसानी से मिलने वाले कोडीन बेस्ड कफ सिरप यानी सीबीसीएस के खतरे के बारे में शोर मचते हुए आपने कम ही सुना होगा। लेकिन मंगलवार को सामने आए एक बड़े मामले में नशे के इस खतरनाक और छुपे हुए तरीके को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने मंगलवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी सीबीएन के 2 इंस्पेक्टरों को लाखों रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और एक अन्य इंस्पेक्टर को भी हिरासत में लिया। इसके साथ ही सीबीआई द्वारा लखनऊ के एक नर्सिंग होम संचालक और उसके बेटे के साथ कुछ प्राइवेट लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सीबीआई को कुछ दिनों से यह जानकारी मिल रही थी कि सीबीएन लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर महिपाल सिंह एक नर्सिंग होम संचालक से लाखों रुपए की रिश्वत ऐंठने के चक्कर में है। महिपाल सिंह द्वारा लखनऊ के रहने वाले गयासुद्दीन अहमद को, जो कि एक नर्सिंग होम संचालक हैं, उन्हें एक अन्य अभियुक्त से गैर कानूनी तरीके से कोडीन बेस्ड कफ सिरप यानी सीबीसीएस की खेप लेने के एक झूठे केस में फंसाने की धमकियां लगातार दी जा रही थी। सीबीआई सूत्रों के अनुसार महिपाल सिंह ने रोशन लाल नाम के एक शख्स को ऐसे ही एक केस में गिरफ्तार किया था और उसने गयासुद्दीन अहमद को भी रोशन लाल से सीबीसीएस लेने के मामले में फंसाने की धमकियां दी। इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर में यह कहा गया है कि महिपाल ने 23 जुलाई को अहमद को अपने कार्यालय में बुलाया, जिसके बाद अहमद ने महिपाल से रिश्वत के पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त की मांग की। इसके तकरीबन 1 महीने बाद महिपाल ने अहमद को 22 अगस्त को एक बार फिर अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया। जब अहमद ने अपनी वकील को इस बात की जानकारी दी कि महिपाल उससे 10 लाख रुपए की घूस की मांग कर रहा है, तो उसकी वकील ने महिपाल से बात कर उसे मिलने के लिए समय की मांग कर मामले को सुलझाने के लिए कहा। सीबीआई को जानकारी मिली कि उसी दिन अहमद के मित्र सुनील जायसवाल, जो कि बाराबांकी केमिस्ट एसोसिएशन का एक पदाधिकारी है, उसने उसे बताया कि उसने मामले को सुलझाने के लिए सीबीएन लखनऊ में तैनात इंस्पेक्टर रवि रंजन से बात की है और रवि रंजन ने अहमद को महिपाल के सामने 26 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। इस एफआईआर में, जिसकी एक प्रति मेरे पास मौजूद है, उसमें यह लिखा गया है कि अहमद के एक और मित्र विपिन ने उसे यह मामला महिपाल के साथ सुलझा लेने की सलाह दी और 26 अगस्त के दिन अहमद ने अपने दोस्तों की बात मानते हुए महिपाल से सीबीएन लखनऊ के कार्यालय में मुलाकात की, जिस दौरान उसने अपने बेटे काकूब को फोन पर बताया कि अधिकारियों को 2 लाख रुपए की रिश्वत दी जा चुकी है, जबकि 8 लाख रुपए की रिश्वत देना अभी बाकी है। एफआईआर में आगे लिखा है कि अहमद ने अपने बेटे को लखनऊ के टेडी पुलिया के पास इस रकम को पहुंचाने के लिए बुलाया, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने तीनों सीबीएन इंस्पेक्टरों के साथ साथ नर्सिंग होम संचालक अहमद, उसके बेटे काकूब, सुनील जायसवाल और अन्य प्राइवेट लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किए गए लोगों पर बीएनएस की धारा 61/2 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं 7, 8 और 12 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है। दरअसल अहमद को सबसे पहले झूठे केस में फंसाने की धमकी आदर्श योगी नामक एक तीसरे इंस्पेक्टर ने दी थी, जो कि पहले भी घूसखोरी में पकड़ा जा चुका है। विवेचना के दौरान यह बात सामने आई है कि अहमद को सीबीएन द्वारा नोटिस भेजे जाने से पहले यह कॉल आदर्श योगी ने ही महिपाल के फोन से की थी और इसीलिए महिपाल और रवि रंजन के अलावा सीबीआई ने आदर्श योगी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सीबीएन ने अपने तीनों इंस्पेक्टरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां महिपाल को बर्खास्त कर दिया है, वहीं रवि रंजन और आदर्श योगी को निलंबित कर दिया है। अब आदर्श योगी का कच्चा चिट्ठा भी सीबीआई के सामने आ गया है और पता चला है कि वह घूसखोरी के एक मामले में तब पकड़ा गया था जब वो राजस्थान में तैनात था, जहां एक और इस मामले में सीबीएन के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। वहीं इसने यूपी में कोडीन बेस्ड कफ सिरप यानी सीबीसीएस की खरीद फरोख्त में हो रहे गोरखधंधे को भी उजागर किया है।
खास करके उत्तर प्रदेश में चल रहे इस रैकेट की भी पोल इस कार्रवाई से खुल चुकी है। केंद्रीय एजेंसियों में सीबीसीएस की खरीद फरोख्त की जानकारी रखने वाले अधिकारियों की माने तो पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, आगरा, मथुरा से लेकर पूर्वी यूपी के बनारस, चंदौली और गोरखपुर तक सीबीसीएस की खेप गैर कानूनी तरीकों से बाजारों में सप्लाई की जाती है, जहां से होकर उसे बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर प्रदेशों यानी नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। दरअसल ये उन क्षेत्रों में ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां शराब बिक्री बंद है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की दवा मंडी के थोक विक्रेता भी तस्करों से जुड़े हुए हैं और यहां फर्जी बिलिंग, फर्जी प्रिस्क्रिप्शन और नकली कंपनियों के नाम पर दवाएं चढ़ाई जाती हैं और लखनऊ से बिलिंग दिखाकर माल आगरा या बिहार के सीमाई जिलों में उतार दिया जाता है, जहां से इसे नेपाल और फिर बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जिसका इस्तेमाल जानवरों में होता है, उसे भी बड़े पैमाने पर सप्लाई होते हुए पाया गया है। आगरा में चल रहे रैकेट का पर्दाफाश तब हुआ जब खाद्य एवं औषधि विभाग यानी एफएसडीए और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक टेम्पो में 12 बोरे अवैध दवाओं के पकड़े गए, जिनमें एलेग्रा 120 मिलीग्राम की टैबलेट की 29,720 स्ट्रिप बरामद हुई, जिनकी कीमत 78 लाख रुपए से ज्यादा थी। आगरा में हुई छापामारी में खुलासा हुआ कि बाबा पार्वती नामक एक गैंग पुडुचेरी से नकली माल मंगाता था, लखनऊ में बिलिंग होती और फिर माल आगरा में उतार दिया जाता था। पास से सन फार्मा जैसे बड़े ब्रांड के फर्जी बिल और जीएसटी इनवॉइस भी मिले, लेकिन जांच में यह मालूम चला कि दरअसल ये दवाइयां नकली थी और इन कंपनियों ने इन्हें तैयार ही नहीं किया था। केंद्रीय एजेंसियों में आधिकारिक सूत्रों की माने तो सीबीसीएस की खेपों को गैर कानूनी तरीके से डाइवर्ट कर बड़े सिंडिकेट द्वारा इन्हें लोकल काला बाजारों में ड्रग तस्करों को बेचा जाता है और बड़े सिंडिकेट के पीछे अक्सर मोटी मछलियां होती हैं, जिनके तार राजनीतिज्ञों और रसूखदार लोगों से जुड़े होने की वजह से इन पर हाथ डालने से एजेंसियां भी घबरा जाती हैं। दरअसल कोडीन एक ओपियोइड यानी अफीम का एक रूप है, जिसका प्रयोग खांसी से राहत के लिए किया जाता है, लेकिन नशे के आदी लोग, जिनमें युवा और बच्चे भी शामिल हैं, इसका उपयोग नशे के लिए भी करते हैं। युवाओं और बच्चों द्वारा इसके गलत प्रयोग की वजह से कई बार इसकी कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने इसकी बिक्री पर कुछ सीमा लगाने के प्रयास भी किए, लेकिन सीबीसीएस की कालाबाजारी के पीछे मोटी मछलियां होने की वजह से ऐसी रोक टोक या सीमाओं को चुनौती दे दी जाती है। ऊपर से विभिन्न न्यायालयों के विपरीत आदेशों की वजह से भी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से सीबीसीएस की कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। दरअसल नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कोडीन यानी मिथाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन और उनके ऐसे घोल और प्रिपरेशन जिनमें कोडीन की मात्रा 2.5% या 100 मिलीग्राम से ऊपर ना हो, एनडीपीएस एक्ट की श्रेणी से बाहर रखे गए हैं और इसी एक्सेप्शन का इस्तेमाल कर कालाबाजारी में शामिल ऐसे सिंडिकेट न्यायालय में सख्त एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई से बच जाते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य एजेंसियों के कई प्रयासों के बावजूद इस गोरख धंधे पर कानूनी रुकावटों की वजह से काबू पाने में मुश्किल होती है। हालात ये है कि फिलहाल ऐसे कफ सिरप की कालाबाजारी पर किसी भी तरीके की कार्रवाई पूरे तरीके से ठप है। सीबीसीएस की कालाबाजारी के पीछे की लॉबी इतनी मजबूत है कि 2022 में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोडीन बेस्ड कफ सिरप की स्टोरेज पर लगाई गई लिमिट के बावजूद भी इसके तस्करों पर कोई सरकारी एजेंसी कार्रवाई नहीं करती। दरअसल 15 अगस्त 2022 को एक आदेश जारी कर विभाग ने कहा था कि सीबीसीएस की केवल 1000 बोतलें ही होलसेल मेडिसिन शॉप्स में स्टोर की जा सकती हैं, जबकि रिटेल विक्रेता 100 मिलीलीटर वाली केवल 100 बोतलें ही अपनी दुकानों पर रख सकते हैं। इस आदेश के खिलाफ कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए, जिसके बाद कोर्ट ने इस आदेश को अबेंस पर रखा था, यानी अस्थायी रोक लगा दी थी। लेकिन फिलहाल ये रोक समाप्त हो चुकी है, फिर भी राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा इन पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जा रही। रही बात केंद्रीय एजेंसियों की, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने 2021-22 में सीबीसीएस की कालाबाजारी रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन जब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एजेंसियों को ही फटकार लगा दी गई, तो उससे एनसीबी का मनोबल भी गिरा।
दरअसल जनवरी 2021 में वाराणसी की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ और एनसीबी की एक संयुक्त टीम ने जौनपुर के शाहगंज इलाके में एक गोदाम से करीब 60,971 शीशी फेंटासिल कफ सिरप बरामद किया था और 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। बरामद सिरप की कीमत लगभग 1,34,00,000 रुपए बताई गई थी। एनसीबी और एसटीएफ को यह जानकारी मिली थी कि इस बड़ी खेप को लोगों के नशे के लिए डाइवर्ट कर पश्चिम बंगाल भेजने की तैयारी की जा रही थी और ये कि इसमें संलिप्त लोग मादक पदार्थ और दवाओं को पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी के लिए भेजने का गोरख धंधा करते थे। एजेंसियों को संदेह था कि आरोपी मादक पदार्थों और फेंटासिल की तस्करी कर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से मंगाकर जौनपुर लाते थे और चावल की बोरियों में छिपाकर पश्चिम बंगाल के मालदा भेजने की तैयारी में थे। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के बावजूद भी दवाइयां सप्लाई करने वाली एक कंपनी जो कि सहारनपुर में स्थित है, उसके प्रोपराइटर्स एनसीबी और एसटीएफ की इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, जहां उनके द्वारा यह कहा गया कि पकड़ी गई फेंटासिल की बोतलों में जो कोडीन की मात्रा थी, उसकी वजह से उस पर एनडीपीएस एक्ट की धाराएं नहीं लगाई जा सकती। उस पिटीशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा था कि एनसीबी की ये रेड किसी कानूनी अधिकार के तहत नहीं थी और जो शिकायत इस मामले में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ लिखी गई वो भी न्यायोचित नहीं थी। लेकिन इस मामले में एनसीबी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता और संजीदगी को समझकर कोई मजबूत फैसला देता है या फिर केवल कोडीन की मात्रा की साइंस में उलझकर कोई सतही फैसला सुनाता है। एनसीबी को भी अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है, क्योंकि जो लॉबी सीबीसीएस की कालाबाजारी के पीछे काम कर रही है वो इतनी मजबूत है कि उसे सत्ता पक्ष का संरक्षण भी प्राप्त है और राजनीतिक और वैचारिक संरक्षण के चलते ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा सरकार से तो नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों की पोल सिलबट्टा के किसी और एपिसोड में जल्द ही आपके सामने लाएंगे। बहरहाल एनसीबी और एसटीएफ के जो अधिकारी कोडीन बेस्ड कफ सिरप की कालाबाजारी के चलते बर्बाद होने वाले युवाओं और बच्चों के जीवन के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहते हैं, वो भी अब केवल सुप्रीम कोर्ट के ही भरोसे हैं। सिलबट्टा पर सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये अपील है कि इस मामले में गंभीरता से एक मजबूत निर्णय ले, ताकि युवाओं और बच्चों का जीवन राजनीतिक संरक्षण की आड़ में होने वाले इस खिलवाड़ से बच सके और कोडीन बेस्ड कफ सिरप की खेपों की कालाबाजारी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में रुक सके। धन्यवाद।